हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 1 की यूनिट 4 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक्सप्लेन मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और इसका स्कोप क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी टर्म एज द बिहेवियर ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन्स काम करते हैं उनका कैसा बिहेवियर है, उसी चीज़ को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। क्योंकि जैसा वो पर्सन अपना बिहेव रखेगा उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क करेगा, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं हम उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि जैसा ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होगा उसी तरह वहाँ पर काम करने वाले अदर एम्प्लॉयज़ का, अदर मेंबर्स का भी बिहेवियर होगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स बिहेवियर हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग दैम। ह्यूमन बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। हमारा जो बिहेवियर होता है ह्यूमंस का, वो दो तरह से इफेक्ट होता है। एक तो इंटरनल फोर्सेस और एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस। The appropriate analysis of these forces provide useful in understanding the behavior of other persons in an organization. The understanding behavior has proved useful for the managers. तो इसका क्या सकते हैं, स्कोप क्या होता है। अगर हम किसी भी बिहेवियर को समझ पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, किसी पर्सन के बिहेवियर को, तो वो हमारे मैनेजर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। क्योंकि जब उसे किसी पर्सन का बिहेवियर समझ में आ जाएगा तो वो पता है कि उसके लिए कौन सा वर्क सूटेबल है या नहीं है। It helps in directing human energy in accomplishing the set goals of the organizations. और अगर वो उनके बिहेवियर्स को समझ जाते हैं वो मैनेजर्स, तो ये हेल्प करता है कि वो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उनको डायरेक्टली अचीव कर सकें, ह्यूमन की जो एनर्जी है उसको प्रॉपर वे में यूज भी कर सकें। तो दूसरा स्कोप हो गया इसका ये। द कॉन्सेप्ट एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिलीवर्स गाइडेंस फॉर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा होता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का नॉलेज है, आपको उसकी थ्योरीज के बारे में पता है, उसको आइडिया है आपको, तो वहाँ पर आपके जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर से बेटर वर्क करें। देयर आर मैनी थ्योरीज दैट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हमारे पास कई अलग अलग राइटर्स की थ्योरीज भी हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स को अलग अलग डिफाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं according to Keith Davis, it is an academic discipline that is concerned with understanding and relating human behavior in an organizational behavior. It focuses on the complex human factor in the organizations. It is done through identifying and causes and effect of the observed particular behavior. अब दूसरी की बात करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर तीन हमारे पास हमने राइटर्स को इंक्लूड किया है। एक केस डेविस है, जोय कैली है, या फिर रॉबिन्स है। तो आप अगर एग्जाम में आता है तो एक सिंपल आप दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैन बी टर्म एज द बिहेवियर ऑफ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी याद कर सकते हैं राइटर्स की, तो उनमें किसी एक राइटर की आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आपके आंसर को काफ़ी इफेक्टिव बनाती है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसकी बात करें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर integrates knowledge from various relevant disciplines. This issue will be clear to you after reading the section of Genesis of organizational behavior in this unit. सबसे पहले बात होती है कि इसका कोई एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर काम करता है, अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करता है आपस में, जिसके थ्रू की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट वन इज एन अप्लाइड साइंस। एन अप्लाइड साइंस की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द फोकस दैट अफेक्ट बिहेवियर्स so that their effects may be predicted and guided towards effective functioning of organization. अब इसके अंदर होती है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो टूवर्ड्स होता है कि कौन कौन सी फोर्सेज है जो हमारे उस बिहेव को इफेक्ट करेंगी। हमें पता होता है कि अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी इफेक्ट करेगा। और कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम एक प्रेडिक्शन भी लगा लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव फंक्शनिंग कर रहा है या करेगा या नहीं करेगा। एक तरह से अप्लाइड साइंस है जिसके थ्रू कि हम अपने कह सकते हैं प्रेडिक्शंस भी लगा सकते हैं।
This issue will be clear to you after reading the section on goals and organizational behavior in this session. Behavior approach to management. Organizational behavior is directly connected with the human side of management, but it is not the whole of management. Organizational behavior is related with the conceptual and human dimensions of management. तो कहीं ना कहीं आपकी जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये हमारे मैनेजमेंट से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हेल्प से ही जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उन्हें हेल्प मिलती है कि अपने जो भी उनके वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो भी प्रॉपर एनर्जी होती है उसको यूज़ कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनको गाइड कर सके उनके बिहेवियर के थ्रू कि किस तरह उनके बिहेव को चेंज करना है, उसमें चेंजमेंट लाना है, वो सब कुछ. नेक्स्ट है चेंज विद इन्वायरमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न लाइक with issues like compatibility with environment, example person culture fit, cross cultural management etc. तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है. आप जैसे इन्वायरमेंट में जाओगे आपका ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह वर्क करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड. Organizational behavior follows the scientific method and makes use of logical theory in its investigation and the answering the research questions. अब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है तो प्रॉपर एक तरह से कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर, लॉजिकल थ्योरीज के ऊपर वर्क करता है. इसमें ये नहीं कि आप कुछ भी एक अंदाजा लगाओगे, एक किसी बिलीफ को आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ को मान के चलते हैं. यहाँ पर आप जो भी करते हो उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपके पास एक थ्योरी होती है, लॉजिकल एस्पेक्ट होता है उस चीज़ का. Next one is contingency approach. There are very few absolutes in organizational behavior. The approach is directed towards developing managerial action that are most appropriate for specific situations. हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हेल्प से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एब्सोल्यूट्स को या कह सकते हैं हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करते हैं आगे फ्यूचर के वर्क के लिए. हमारे फ्यूचर जो स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं उनके लिए डेवलप करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को. नेक्स्ट है अ सिस्टम अप्रोच. Organization behavior is a systematic vision as it takes into account all the variables affecting organizational functioning. सिस्टम अप्रोच की अगर बात करें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है इफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हर फंक्शंस को, उसके गोल्स को, या कह सकते हैं हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जैसा हमारा कह सकते हैं बिहेवियर होगा वैसा ही हमारा ऑब्जेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है रन करेगा, उसकी एक्टिविटीज होंगी, उसके गोल्स होंगे. नेक्स्ट है वैल्यू सेंटर्ड. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ वैल्यू सेंटर्ड साइंस. क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज, आपका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है. अगर हम किसी भी नॉर्मल ह्यूमन पर्सन की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज को दिखाता है कि उसकी कैसी वैल्यूज है, कैसे मोरल्स है उसके पास. तो वही होता है कि हमारा वैल्यू सेंटर्ड होता है. जैसी हमारी वैल्यूज होंगी वैसा ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होगा. यूटिलाइज टू काइंड्स ऑफ लॉजिक. It utilizes both objective and subjective logic. Objective is concerned with the reaching a fact through empirical analysis, or subjectivity is concerned with deciding about an issue through institution, common sense, experience, gut feeling, metaphors, learning from stories and cases, persuasive literatures, etc. तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है दोनों तरह के लॉजिक्स को ये फॉलो करता है, यूटिलाइज करता है, चाहे आपका वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉल्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? तो भी हमने नेचर में ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक नेचर है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप में कह सकते हैं कोई एक सिंगल डिसिप्लिन नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, एक कंपाउंड ऑफ सब्जेक्ट या कह सकते हैं अलग अलग फील्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर मर्ज कर इसको बनाया गया है. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. अगर हम बात करें मॉडर्न टर्म्स के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डिफाइंड एज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विच हेल्प इन एनालाइजिंग द ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन. अगर मॉडर्न टर्म्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कह सकते हैं एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि हेल्प करती है एनालाइज करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बिहेवियर्स को. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस फील्ड्स. और हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है तो होता है उसको हम बहुत सारी फील्ड्स में एनालाइज कर सकते हैं. जैसे इमोशंस कैसे हैं,
कह सकते हैं, या फिर बात करेंगे अब उसका एटीट्यूड कैसा है, लर्निंग कैसी है, मोटिवेशन लेवल कैसा है, जॉब सेटिस्फेक्शन का। तो बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन के, ह्यूमन रिसोर्स के, कह सकते हैं उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स दे रखी हैं जिनके अंदर कि हम उनको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली जो फील्ड है या डिसिप्लिन की बात करते हैं, साइकोलॉजी, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन को मर्ज किया गया है, बहुत सारे डिसिप्लिन का एक कंपाउंड सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सबसे पहले जो इसके अंदर इंक्लूड होता है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में होता क्या है, हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह काम करता है, उनका परसेप्शंस क्या है, उनके इमोशंस किस तरह वर्क करते हैं, एटीट्यूड्स क्या है, लर्निंग क्या है, वैल्यूज़ क्या है, या उनकी कह सकते हैं पर्सनैलिटी किस तरह की काम करती है। तो ये सब चीज़ हम किस में देखते हैं, ये सब एक टॉपिक है, एक पार्ट होते हैं साइकोलॉजी का। और कहीं ना कहीं हम इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी रीड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो हमारा साइकोलॉजी भी एक पार्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। सेकेंड वन इज सोशोलॉजी। सोशोलॉजी, अगर अब सोशोलॉजी की बात करें, डील्स विद द लर्निंग ऑफ सोशल बिहेवियर, रिलेशनशिप अमंग सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। और सोशोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा सोसाइटी के अंदर बिहेवियर है, हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हैं सोशल ग्रुप्स के साथ सोसाइटी के अंदर, और उन सभी चीज़ों को हम किस तरह मैनेज करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, या फिर कह सकते हैं अगर हम कोई लीडर है तो हमारी लीडरशिप कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स कैसा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सोशोलॉजी के अंदर आती हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है या उसके अंदर हम किस तरह कहते हैं वर्क करते हैं, किस तरह वहाँ पर रिएक्ट करते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ गया। सोशोलॉजी मतलब एक तरह से पार्ट हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडीज इंटरपर्सनल एक्टिविटीज या इंटरपर्सनल एक्शंस। It concerns with the inter-group association, group decision making, effect of change on individuals, individual responsiveness to change and integration of individual needs with group activities. अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो इंटरपर्सनल एक्शंस हैं उनकी स्टडी करते हैं नॉर्मली हम इसके अंदर सोशल साइकोलॉजी के अंदर, कि अगर कोई एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है तो उनका क्या आपस में एक्शन है, क्या एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और नॉर्मली इसके अंदर हम बात करते हैं इंटर ग्रुप एसोसिएशंस के बारे में, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बारे में, या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन इंडिविजुअल्स के बारे में। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। नेक्स्ट वन आपका एक इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे कि अब हम किस तरह वर्क कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, हमारा किस तरह हम कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करते हैं, किस तरह हम मार्जिन यूटिलिटी का बेनिफिट उठाते हैं, किस तरह को एनालाइज करते हैं, किस तरह हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या हमारे पास कौन कौन सी लेबर मार्केटिंग डायनामिक्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। बट जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं तो इस डिसिप्लिन को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे क्या एक तरह से हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें कुछ ट्रेडिशनल वो होते हैं कि कुछ मान्यताएं होती हैं, तो उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। और एनेक्सियस टू स्टडी एंड एनालाइज द साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इश्यूज लाइक इंडिविजुअल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, कंपेरेटिव वैल्यूज, कंपेरेटिव एटीट्यूड, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। मतलब इसमें हम देखते हैं कि हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या बिहेवियर है, वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम सभी चीज़ों को देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन क्या बिलीफ है, क्या कस्टम्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं, या उनके क्या वैल्यूज़ हैं किसी वर्क को करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी भी एक तरह से एक डिसिप्लिन बन जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है, हम किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, थ्रू कह सकते हैं लीड कर मोटिवेशन कर या लीडरशिप के थ्रू। यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरह हम नेटवर्किंग को कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन किस तरह हो रहा है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको हम किस तरह रिजोल्व करते हैं, किसके पास क्या पावर्स होंगी, कौन पॉलिटिक्स कर मतलब किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आती हैं, जो कि एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही पार्ट है। नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करते हैं कि हमारा नॉन मशीन जो मैन मशीन रिलेशनशिप होता है उसके बारे में। इंजीनियरिंग के अंदर कि जो मशीन्स होती हैं उनको हमारे कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स ही कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, तो वो किस तरह ऑपरेट करेगा, किस तरह उनका वर्क फ्लो होएगा, किस तरह की जॉब डिज़ाइन में उन्हें काम करना है, कैसा एफर्ट चाहिए कि मैन और उन मशीन्स के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन सके जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, किस तरह उन्हें मोटिवेट किया जा सके।
अगर कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है स्टडी को करने में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। अब कहीं ना कहीं हमारा जो इंजीनियरिंग है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो ह्यूमन और कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स और मशीन्स का आपस में रिलेशनशिप होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ वर्क कर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को पूरा करते हैं उनका। फिर हमें वहाँ ये भी देखते हैं कैसा वर्क मेजरमेंट है, मोशन स्टडी क्या उनकी, वर्क फ्लो कैसा है या जॉब डिज़ाइन कैसी है। तो कहीं ना कहीं हमारी इंजीनियरिंग भी एक डिसिप्लिन हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन। अब मेडिसिन की बात करें तो इसमें होता है नॉर्मल इश्यूज होते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, अगर ह्यूमन बीइंग के पास कोई स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, तो वो किस तरह रिमूव करते हैं, किस तरह की मेडिसिन को लेंगे। तो वही चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आ जाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो उसको किस तरह रिमूव किया जाएगा, किस तरह उसको ख़त्म किया जाएगा। तो ये भी हमारा एक पार्ट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। लास्ट इसका एक सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स की बात करें, इसमें होता है कि सीमेंटिक्स फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ रिलेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसी है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी जो भी कह सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है कम्युनिकेशन की वजह से या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, मिस इंटरप्रेटेड की वजह से, तो उन सभी को हम सीमेंटिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी देख सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह हमारे 9 डिसिप्लिन थे जो कि कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही पार्ट है। तो इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द मेन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मेन गोल्स क्या हैं? तो नॉर्मली यहाँ पर 3 गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, दूसरा होता है प्रेडिकेटिंग बिहेवियर और तीसरा होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैसा बिहेवियर चाहिए, मतलब विच वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट, कौन से बिहेवियर, कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, वो कितने स्ट्रॉन्ग है, एंड हाउ डू दे इंटर रिलेट, किस तरह वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करेंगे और उनको हम किस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, कि हमें किस तरह के बिहेवियर की नीड है अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। फिर दूसरा होता है प्रेडिक्टिंग बिहेवियर, कि हम देखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा बिहेवियर है, मतलब कैसा बिहेव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। और फिर देखेंगे व्हाट ऑफ द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसा भी बिहेव है, जैसा भी रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो उनको इफेक्ट कर रहे हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से रीजन है जो रिलेशनशिप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। अब यहाँ पर देखते हैं अब जो भी बिहेवियर या जो भी रिलेशनशिप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है हमारा, उसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकें, हमारे पास उसके क्या सॉल्यूशंस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फिर देखेंगे उन सॉल्यूशंस को कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से कह सकते हैं हमारे वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं जो उनको इफेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमारा जो लास्ट स्टेप होता है हाउ कैन दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। अब जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस थे वो किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे, किस तरह इफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, कि कैसा बिहेवियर हमें चाहिए, उसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए वो। दूसरे में देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है कैसा, अब कैसा बिहेवियर है उनका, आपस में रिलेशनशिप कैसा है। और फिर तीसरे में देखते हैं कि हम उसको इम्प्रूव किस तरह करें, उसको कंट्रोल किस तरह करें, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोल्यूशंस हैं, वहाँ पर हम किस तरह के वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, और कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे हमारे बिहेवियर को। तो नॉर्मली 3 तरह के गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ वेरियस इश्यूज इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है यह अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, किसी का ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव हो, किसी का टीम का पर्सपेक्टिव हो, तो किसी का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हो। यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या सीक्वेंस होता है फ्लो का, इश्यूज का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। तो अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात करें, द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इज काउंटेड नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका जो इंडिविजुअल है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी कंटिन्यू ग्रोथ होती रहेगी। क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो आपको अपने इंडिविजुअल्स को, वहाँ पर काम करने वाले पर्सन्स को, ह्यूमन रिसोर्स को भी ग्रोथ करनी पड़ेगी उनकी।
इट सिग्निफाइज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड एज इट्स पीपल। इससे पता लगता है कि जैसे आपके पीपल जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन भी होगा। इसमें हम बात करते हैं 3 तरह के मेजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं अपने पीपल्स की ग्रोथ को। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस लर्निंग, दूसरा होता है क्रिएटिंग राइट परसेप्शन, तीसरा होता है बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। अब कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब क्या है कि जब भी हम कहीं किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो ये नहीं है कि हमने कोई अगर काम सीख लिया है तो हम उसके ऊपर ही रुक जाते हैं। हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, टाइम के साथ हमें नई नई चीज़ों को सीखना पड़ता है। अगर आप आज भी 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे और आज की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है इंडिविजुअल की वो रुक जाएगी वहाँ पर। और अगर वो टाइम के साथ अपने आप को डेवलप कर रहा है, एक्सपीरियंस अपने बढ़ा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहा है, नए नए कह सकते चेंजेस ला रहा है अपने बिहेवियर में, अपने बिहेवियर पोटेंशियल्स में, तो उसकी वजह से कहीं ना उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी होती रहेगी। नेक्स्ट वन आपका आता है क्रिएटिंग राइट परसेप्शन। परसेप्शन होता है कि परसेप्शन कैन बी टर्म एज प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट्स दैट आर सप्लाइड टू अस बाय आवर सेंसरी रिसेप्टर्स। परसेप्शन मतलब कि अगर हमारे पास कोई चीज़ आई है तो उसमें हम किस तरह परसेप्शंस लगाएंगे, उसका किस तरह राइट परसेप्ट करें उस चीज़ को। कोई हम चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, कोई चीज़ स्मेल करते हैं, या कोई हमें कोई टच करता है, हमारी स्किन किसी को टच करती है, तो किस तरह हम उसके बारे में एक राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और एक सही अंदाज़ा लगाएं उस चीज़ के बारे में। तो अगर आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, आपका जो परसेप्शन है बहुत अच्छा होता है, तो फिर आपकी मतलब जो ग्रोथ है पीपल की वो हो रही है। क्योंकि अगर आपका परसेप्शन वहाँ पर गलत हो जाएगा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही मतलब। लेकिन अगर आप अपने कह सकते हैं जो भी आपके पास डाटा आता है, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, उनकी हेल्प से आप हरदम राइट परसेप्शंस को ही चूज करते हैं, राइट परसेप्शंस आप क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कह सकते हैं अचीव करेगा अपने गोल्स को, डेवलप होगा ऑर्गेनाइजेशन भी और उसके साथ ही इंडिविजुअल भी। Building positive attitudes and values. Attitudes can be defined as long-lasting evaluation that represents an individual like or dislike for an item, group, issues. और पॉजिटिव एटीट्यूड्स फॉर्म एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिल्डिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप। अब एटीट्यूड्स की बात करें, एक तरह से हम लॉन्ग लास्टिंग एवोल्यूशन होता है कि हमारा किस तरह, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नापसंद है, किस तरह हमारा कह सकते हैं बिहेवियर होता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, कैसा हमारा रिलेशनशिप होता है, उन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है हमारा एटीट्यूड। और अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, दूसरों के साथ हमारे कह सकते हैं रिलेशनशिप अच्छे हैं, या फिर कह सकते हैं दूसरों के साथ हमारा जो बिहेव है वो अच्छा है, तो हमारा ग्रोथ हो रहा है। वहाँ पर हमारा जो ग्रोथ होती है पीपल्स की वो कंटिन्यूसली हो रही है। तो अगर पीपल की ग्रोथ होगी तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर है वो भी इंप्रूव होता रहेगा। उसके साथ ही आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं, अब वैल्यूज़ होती है कि जब आप सर्वाइवल करते हैं सोसाइटी में इंडिविजुअल, तो आप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको काम करना होता है, या आपकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, आपके कह सकते हैं जो भी कह सकते हैं बिहेवियर अच्छा है, तो उस कंडीशन में आप ग्रो करोगे। और जब आप ग्रो करोगे तो आपका जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे, तो आपका इंडिविजुअल भी वहाँ पर ग्रो करेगा। नेक्स्ट है आपका हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशंस कंपैटिबल एट वर्क प्लेस। अब आपका जो यहाँ पर इंडिविजुअल है, क्या वो अपने वर्क प्लेस के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। पर्सनैलिटी इज द पर्सन's यूनिक एंड रिलेटिवली कॉन्स्टेंट मॉडल ऑफ बिहेवियर, thoughts and feelings. There are requirements in organizations to generate a right grouping of persons and job in order to utilize full potential of an organization या full potential of an individual. अब होता है हैविंग पर्सनैलिटी एंड इमोशंस कंपैटिबल एट, क्या आपको जिस वर्क प्लेस पे आपको अलॉट किया गया, आपको जो भी वर्क प्लेस हो सकता है, आपको मैनेजमेंट टीम में आपको रखा गया है, या फिर आपको कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपको अलॉट किया गया है आपको डिपार्टमेंट, तो क्या आप उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी आपने डेवलप करी है, आपकी इमोशंस और जो पर्सनैलिटी है कंपैटिबल है उस वर्क प्लेस के हिसाब से या नहीं। अगर आप उसके हिसाब से कंपैटिबल हो तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपका वहाँ पर आप उसके साथ कंपैटिबल नहीं होगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा, वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट आपका मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। स्ट्रेस इज अ सेल्फ मोटिवेटेड कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज टू डील विद एन अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेस होता क्या है कि जब आप कह सकते हैं बहुत प्रेशराइज होते हैं, या फिर जब आप डील करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को, आप
कर तो रहे हैं कि उसको हाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आगे नेगेटिव निकल जाए या आप उसमें ग्रोथ ना कर पाओ। तो आप किस तरह अपने स्ट्रेस को कम करोगे अपने इन्वायरमेंट के साथ। आपके पास हो सकता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं आपके पास सर्वाइवल के, आपकी जो क्वालिटी बिकम हायर एंड डिफिकल्ट टू मैच। मतलब होता है कि आपके पास आप किस तरह अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे। बहुत सारे काम होते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप किस तरह उन सभी चीज़ों को डील करोगे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को डील करोगे, कॉन्स्टेंट आपके सामने आते हैं उनको किस तरह रिमूव करोगे, किस तरह आप कह सकते हैं अपने कॉम्पिटिशन को फेस करोगे, सर्वाइवल करोगे वहाँ पर, और उस कंडीशन में आपका जो स्ट्रेस होता है आप अपने आपको किस तरह स्ट्रेस फ्री रख पाते हो। नेक्स्ट वन इज कीपिंग इंडिविजुअल एंड टीम मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। कीपिंग इंडिविजुअल एंड टीम मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन होता क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके अंदर आपको कोई एनकरेज करे उसके बारे में, या आप किसी दूसरे को एनकरेज करो, मोटिवेशन होता है कि हाँ आपने अच्छा किया और अब आप इससे भी बेटर कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई मोटिवेट रहेगा तो पहले से बेटर वर्क देगा, पहले से बेटर परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर उसका मोटिवेशन लेवल कम है तो वो कहीं ना कहीं जो उसका वर्क था या जो उसकी जो एफिशिएंसी थी उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी देखना होता है कि हमारा जो इंडिविजुअल है या टीम है मोटिवेटेड रहे, अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेनिफिशियल फॉर मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस हेल्प इन द मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन effectively as it has covered many important features and functions to administer control over the entire system. और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो हेल्प करता है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर और बहुत सारे पार्ट्स को खुद ही कवर कर लेता है जो कि हमारे हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने में। ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील विद द बिगर एंड मेन इश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डील्स, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो डील किससे करता है, जो बिगर से बिगर इश्यूज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उनसे डील करता है, उनको सोल्व करता है, उनको कहते हैं कि उनको अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसको क्लियर करता है, उसको खत्म करता है। ऑल इश्यूज परसुएड एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ ब्रॉडर वेज। Organizational perspective of organizational behavior deals with various issues to make it run effectively. They are फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या क्लाइमेट है, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या कल्चर है, किस इन्वायरमेंट में हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है वहाँ क्या कल्चर्स हैं, एथिक्स हैं, मोरल्स हैं। अगर आप उन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, वहाँ के कल्चर्स को, वहाँ के क्लाइमेट्स को, वहाँ के बिहेवियर्स को, तो वहाँ पर आप एकदम एफिशिएंटली डिसीजंस नहीं ले पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि आप किस तरह, आपका जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है उसके आसपास जो कल्चर है, जो क्लाइमेट, आपको उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और ये तभी आपको हो पाएगी जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नॉलेज है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका ही एक पार्ट है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देयर इज एन एरा ऑफ रेवोल्यूशन। तो आज के टाइम में आपको पता है कि हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। ये नहीं कि आज के 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी मार्केट में आज भी वही टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। टाइम के साथ आपको चेंज होना होता है, चेंज करना होता है अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने इंडिविजुअल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। तो वो सभी चीज़ें भी आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर ही सीखते हैं, उसकी स्टडी में ही समझ पाते हैं कि किस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को चेंज करोगे, वहाँ पर अपने ह्यूमन रिसोर्स को चेंज करोगे, उसकी हेल्प से ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को चेंज कर पाते हो, और तभी आप कहीं ना कहीं आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इफेक्टिवली बन पाता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब बात करेंगे हम डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, टीम्स हैं, उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की प्लानिंग करते हैं, किस तरह एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेसी है, या किस तरह हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम किस में बात करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी की बात कर रखी हमने, या हमें उसका नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव।
कि इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है। अभी हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव की, इससे पहले हमने देखा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब बात करेंगे हम इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव कि अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वे दोनों कहीं ना कहीं एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से, दोनों इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव से क्या मतलब होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। देयर इज अ कंस्टेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस that helps in stimulating behavior patterns within the organization. It is the important for organizations to muster flexibility for its long time existence. The boundaries of organizations are becoming more transparent rather than fragile. Organizations are required to focus on many emerging issues so as to integrate it well as the environmental changes. तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, कह सकते हैं जो हमारा इंडिविजुअल्स है, अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों कह सकते हैं कि अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों का आपस में जो एक रिलेशनशिप है वो देखते हैं कि किस तरह हमारा फ्लक्चुएशंस हो रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि किस तरह हमारा इन्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, किस तरह हमारा ह्यूमन बिहेवियर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है, या किस तरह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे कह सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है। ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो कर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल एंड प्रोसेस। हमें हमारे पीपल और प्रोसेस मतलब हमारा जो भी मैनेजमेंट का तरीका है और वहाँ पर जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उन दोनों का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटिंग ह्यूमन फैक्टर विद ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो ह्यूमन फैक्टर है और उसका जो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा अब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है उन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन होना चाहिए। क्योंकि जब आपका ह्यूमन फैक्टर और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो दोनों आपस में इंटीग्रेट करेंगे तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली रन कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज मोर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड प्रोसेस। मेन फोकस होना चाहिए आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रक्चरिंग टू सूट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, टास्क फोर्सेस टीम्स एज वेल एज इन केस ऑफ राइट साइजिंग एंड एक्विजिशंस एंड मर्जर। टाइम के साथ आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हैं जो रिस्ट्रक्चर होता है वो भी करना चाहिए। अगर आपको नीड है तो आप वहाँ पर एक्विजिशन और मर्जर को भी यूज़ कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसी आपके पास टास्क फोर्स टीम्स की नीड हो। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अब आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जिस तरह के कल्चर के साथ काम कर रहे हैं उसी तरह आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट इनोवेशन। टाइम के साथ आपको अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना चाहिए। प्रोडक्ट्स में टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंजमेंट लाना चाहिए जिसके थ्रू कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बना रहे। अगर आप 10 साल के पहले के प्रोडक्ट को आज की मार्केट में सेल करोगे तो कहीं ना कहीं वो अपना जो मार्केट साइज है, मार्केट शेयर खो देगा। तो टाइम के साथ इंप्रूवमेंट हर किसी को चाहिए, हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए। तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको जो प्रोडक्ट है वो उसकी इनोवेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। सेम पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, मैनेजिंग मल्टीनेशनल्स। तो ये कुछ हमारे इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस में समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इग्नू के अपडेट से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके जितने भी इग्नू के अपडेट्स आते हैं, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन है, चाहे आपका फीस से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड, मतलब कोई भी इग्नू का अपडेट्स अगर आता है तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।